मेरा नाम है तुषार। आप सबको मेरा नमस्कार। आज फिर से आपका स्वागत करता हूँ 524 पर। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो जैसे कि आपको पता है हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि हम किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का फिजिबल सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। उसके लिए आप थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हैं बोर्ड पर, जो भी हमारे सबसे पहले कोई भी ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम होती है उसमें हमें यहाँ से कोई गुड्स या थिंग्स को किसी और जगह पर ट्रांसपोर्ट करना होता है। तो ऐसी ट्रांसपोर्टेशन में हमें कुछ कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। वो कॉस्ट हमें यहाँ पर लिखी हुई मिलती है प्रॉब्लम के अंदर। तो ऐसे में फिर हमें सबसे मिनिमम कॉस्ट, अगर यहाँ से दूसरा सामान भी कुछ यहाँ पर पहुँचाना है उसकी कॉस्ट भी यहाँ पर दे रखी होती है। लेकिन प्रॉब्लम हमारे सामने अगर सिंगल 1-to-1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें मिलते हैं ऑप्शंस, और ऑप्शंस हमेशा सबको पसंद होते हैं। तो इस गुड को बेचने के लिए हमारे पास एक और कंपनी है जिसके पास सप्लाई करने की क्षमता है। वो अलग कॉस्ट बेयर करती हैं और ये इस सप्लाई को एंड डिमांड को फुलफ़िल करने में मदद करती है। ऐसी एक और कंपनी होती है जो इसे सप्लाई तक पहुंचाती है। तो ये हमारी सप्लाई कॉस्ट है, ये हमारी जो है डेस्टिनेशन है जहाँ तक हमें पहुँचाना है। आप इसको एक समझ सकते हैं कि ये कंपनी जहाँ पर पहुँचाना होता है उसकी ट्रांसपोर्टेशन उसके साथ ही मिलती है। तो हमारे पास है गुड्स, हमें चाहिए मिनिमम कॉस्ट, और जिस कंपनी में पहुँचाना है वो अपनी कॉस्ट अपनी दे के रखती है। तो यहाँ से अगर चलता है इस गोडाउन ए में पहुँचता है तो इतनी कॉस्ट देता है, बी में पहुँचता है ए बी और ये सी। अगर ए में पहुँचता है तो हमारे पास पता है कि इतनी कॉस्ट लगने वाली है, बी में पहुँचता है तो इतनी, और सी में पहुँचाना है तो इतनी कॉस्ट लगेगी। हमने अपनी चीज़ का जो भी है दाम वगैरह फिक्स कर रखा है, ये सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। तो ऐसे ही हमारे पास दूसरी चीज़ है कोई, उसके भी ए तक पहुंचाने की कॉस्ट अलग है, बी तक पहुंचाने की अलग है और सी तक पहुंचाने की अलग है। तो ऐसे में हमें ये देखना होता है कि हमें कौन सी चीज़ ए गोडाउन तक पहुंचानी है, कौन सी सी तक पहुंचानी है, कौन सी बी तक पहुंचानी है, जिससे हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम से कम आए और जहां हमारा ओरिजिन है सामान का वो जो है खाली हो जाए। यहाँ से हमें सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट करनी है, चाहे वो फिर ए के पास जाए, बी के पास जाए या सी के पास जाए। तो ऐसे में हमें सबसे पहले क्या क्या पॉसिबल वेज बनते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन हमारी हो जाए। अभी इसमें जो है इंजीनियर का कोई काम नहीं आया है, इसे कोई भी नॉर्मल इंसान भी कर सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन, हाँ भाई जैसा नॉर्मली करते हैं, तुम कितना लोगे, इतना, ठीक है लेके जाओ, उठा लो, तो ये तो कोई भी कर लेगा। लेकिन ये चीज़ दिमाग लगाना कि आप इस चीज़ में कितना आप बचत कर पा रहे हो, और इसीलिए ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन में हमें देखना है कि हम बचत कितनी कर सकते हैं। तो एज अ इंजीनियर हमें ये चीज़ सुनिश्चित करनी है कि कितनी हम कॉस्ट बचा सकते हैं। तो यहाँ से जब हमारे डेस्टिनेशन से हमारे ओरिजिन से हमारे डेस्टिनेशन तक पहुँचाने की कॉस्ट कम करनी है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस पता करने चाहिए कि हम कितने तरीके से, हमारे पास ऑप्शंस कितने हैं बेसिकली, यानी कि सॉल्यूशंस क्या हैं, क्या क्या हैं, उसमें से कम जो छांटना है, सबसे कम कॉस्ट, यानी कि जो हमारे लिए ऑप्टिमल है, हमारे लिए बेनिफिशियल है, मतलब सबसे अच्छे जवाब को
कह सकते हैं सबसे जो हमें फ़ायदा पहुँचाए, प्रॉफिटेबल आंसर को हम ऑप्टिमल बोलते हैं। तो जो ओरिजिन से अलग अलग गोडाउन्स में पहुँचाने की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, हम इसको अलग से निकाल लेते हैं, जिसको हम फिजिबल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो फिजिबल सॉल्यूशन क्या होंगे? हाँ, तो फिजिबल सॉल्यूशंस क्या रहेंगे हमारे? फिजिबल सॉल्यूशंस हमारे हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़े थे। जो फिजिबल सॉल्यूशन है वो नॉर्थ वेस्ट मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड और वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से निकाले जा सकते हैं। तो जब हमने ये अपने मेथड से अपने जो है फिजिबल सॉल्यूशंस को निकाला है, उसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ गए हैं। इसमें से ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या रहेगा, यानी कि हमें जो अपनी फर्स्ट है, हो सकता है हमें सी को पहुंचानी पड़े और जो सेकंड थिंग है वो हमें ए को पहुंचानी पड़े, डिपेंड ऑन द कॉस्ट कि वो कितना चार्ज करते हैं। तो माना कि मैंने अपनी एक चीज़ को तो पहुंचाया ए गोडाउन तक और एक मैंने सॉल्यूशन ऑप्ट किया सी तक पहुंचाने में, यानी कि जो मैंने अपनी पहली चीज़ थी वो ए तक, लेट्स सपोज ए तक पहुंचाई और सी तक पहुंचाई। इसमें मेरी जो है दोनों का जो सम है ट्रांसपोर्टेशन का, वो सबसे कम आ रहा है, तो हमारे लिए एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। अब सारी कॉस्ट निकाल के देखना और ये सब करना, ये थोड़ा सा हमारे लिए लेंदी प्रोसेस बन जाता है। तो इसीलिए हमारे पास कुछ मैथमेटिशियंस आए जिन्होंने इंजीनियरिंग की इस प्रॉब्लम को समझा। इंजीनियरिंग कहिए या यहाँ पर प्रोडक्शन रिलेटेड ही है, क्योंकि वहाँ पर भी जो हैं इंजीनियर ही बैठे होते हैं जिनको सप्लाई एंड डिमांड फुलफिल करनी होती है। तो ऐसे में हमें सबसे पहले कॉस्ट को तो मेजर फैक्टर मानना ही होता है। इंजीनियर जानते हैं कि कॉस्ट कितना अच्छा रोल प्ले करती है। फोर्ड कंपनी यहाँ से गई है, अब उनका मटेरियल और क्वालिटी तो सुपीरियर थी, लेकिन कॉस्ट जो है उसके साथ वो भी ज़्यादा हाई थी। तो जब कॉस्ट हाई होती है तो सुपीरियर क्वालिटी कहीं ना कहीं, खासकर हम इंडिया में तो ये चीज़ समझ सकते हैं कि लोग जितनी प्रेफरेंस सिक्योरिटी एंड सेफ्टी को देते हैं उतनी ही अपनी बजट जेब को भी देते हैं। तो उस हिसाब से हमारे पास जो मिनिमम कॉस्ट आई ट्रांसपोर्टेशन की वो ये थी। इसको निकालने के लिए अब हमें अलग अलग ये सॉल्यूशंस जो हैं ये फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैथमेटिशियंस कहिए आप इंजीनियरिंग के, उन्होंने कुछ मेथड्स दिए जिससे हमें, अगर हमने नंबर ऑफ लीस्ट कॉस्ट मेथड या मतलब इनमें से कोई एक को यूज़ करके, वैसे सबसे अच्छा रहता है वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। इसमें पहले ही लीस्ट कॉस्ट आती है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, बाकी आप करके देखिए। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल है, लीस्ट कॉस्ट मेथड है, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड है। इनमें से आपके पास एक सॉल्यूशन निकल के आएगा, यानी कि कोई वो कुछ भी सॉल्यूशन हो सकता है। यानी कि मैं कहूँ कि वो लेट्स सपोज हमने पहली जो चीज़ है वो बी को सप्लाई कर दी और ये जो है हमने ए को सप्लाई कर दिया सेकंड चीज़। तो ये हमारे पास एक फिजिबल सॉल्यूशन है कि हमारा गोडाउन तो खाली हो रहा है, लेकिन इसके बाद ये सबसे कम है या नहीं है, इससे कम हो सकता है या नहीं हो सकता, उस चीज़ को रीचेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए स्टेपिंग स्टोन मेथड और यूवी मेथड, हमारे पास दो मेथड्स ऐसे हैं। तो यूवी मेथड हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टेपिंग स्टोन मेथड देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम यूवी मेथड से
अपना जो है ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। तो अगर एक फिजिबल सॉल्यूशन आपने निकाल लिया है कोई भी एक मेथड यूज़ करके, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, तो उस मेथड से हमने कोई भी एक मेथड यूज़ करके हमने ये जो है एक सॉल्यूशन निकाला है, जिसमें हमने सप्लाई एंड डिमांड को बैलेंस करते हुए 20 यूनिट्स को 4 रुपये की कॉस्ट में सप्लाई किया है, 20 यूनिट्स को 6 की कॉस्ट में, और 10 यूनिट्स को 7 रुपये की कॉस्ट में, 50 यूनिट्स को 6 रुपये की कॉस्ट में, और सिमिलरली 10 यूनिट्स को 7 रुपीज़ की कॉस्ट में, और 40 यूनिट्स को 8 रुपये की कॉस्ट में हमने अलग अलग कंपनीज़ को एज़ पर डिमांड और हमारे पास जो क्वांटिटी थी सप्लाई करने की, उस चीज़ को बैलेंस करते हुए एक फिजिबल सॉल्यूशन दिया है, जिससे हमारा गोडाउन भी खाली हो गया है, सभी कंपनीज़ की डिमांड भी फुलफ़िल हो गई हैं। और अभी हमने ये नहीं देखा है कि ये हमारा जो कॉस्ट आएगी, यानी कि जो हमारी इसमें कितनी कॉस्ट आएगी। अगर 20 यूनिट्स को 4 रुपये के हिसाब से बेचते हैं तो 4 × 20, यहाँ पर 20 यूनिट्स को 6 के हिसाब से बेचा है, 6 × 20, इन सब को मल्टीप्लाई करके अगर हम ऐड करते हैं तो हमारी जो कॉस्ट बनती है, क्या वो कॉस्ट और कम हो सकती है सप्लाई करने में, वो हमें यूवी मेथड बताएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे गोडाउन में जो है 40 यूनिट्स, 1 2 3 बोल देता हूँ, 3 चीज़ें हैं हमारे पास, जो कि हमें ए, बी, सी एंड डी कंपनी को सप्लाई करनी है। तो ऐसे में हमें देखना है कि हमारे जो 40 यूनिट्स हैं, मैं आपको सिर्फ ये जो नंबर्स हैं क्या बता रहे हैं वो आपको थोड़ा सा रिवाइज़ करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास 40 यूनिट्स हैं कोई भी एक चीज़ की, यानी कि ये हमारे पास नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं जिसकी मार्केट में डिमांड है। कंपनी ए के पास डिमांड है इसकी 20 की, और बी को चाहिए ये 30 यूनिट्स, सी को चाहिए 50 और डी को चाहिए 50। जो ऐसी इस सप्लाई को भेजने वाली ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज हैं, वो डी तक पहुंचाने के लिए हमसे 8 रुपये ले रहे हैं, सी तक पहुंचाने के लिए 8, बी तक पहुंचाने के लिए 60 और ए तक पहुंचाने के लिए 4। ये पर यूनिट चार्ज हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ 40 अगर हैं तो हमने देखा कि इसमें से सबसे 8 तो मैक्सिमम है। वैसे ये जनरल सॉल्यूशन है, ये है कि नहीं है, ऑप्टिमल है कि नहीं है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन देखने से पता चल रहा है कि 4 और 6 8 से कॉस्ट तो कम है। तो हमने जो है 40 को इनमें डिवाइड कर दिया। सब 20 यूनिट्स इसे चाहिए थी डिमांड में ए कंपनी को, और इसकी कॉस्ट जो है बेचने की वो भी कम थी। तो हमने जितनी इसको चाहिए थे पहले इसकी डिमांड जो है फुलफ़िल की। तो इसको चाहिए थी 20 यूनिट्स, तो हमने सबसे पहले इसको 20 यूनिट्स दी। अगर इसको यहाँ पे 40 चाहिए होती तो हम इसको 40 दे के ख़त्म करते हैं। तो अगर अब इसको चाहिए 20 है तो 20 हमने 4 की कॉस्ट में इसको भेज दी। उसके बाद हमारे पास बची जाती हैं 20। तो अभी इसमें से सबसे लेस कॉस्ट जो है 6 की है, वो हमारे पास 20 यूनिट्स और बची हुई हैं। तो हमने यहाँ पर इसमें डिमांड कितनी की है 30 यूनिट्स की। हम इसको कितनी दे सकते हैं ए कंपनी से, केवल 20 यूनिट्स ही डिमांड फुलफ़िल कर सकते हैं। बाकी इनमें से ये चीज़ें सेकंड या थर्ड चीज़ इसको ये डिमांड फुलफ़िल करके देगी। तो आप समझ गए हैं हमारे पास नंबर ऑफ़ कंपनीज़ हैं, अलग अलग गोडाउन से जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स के सप्लाई हैं, ये नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं जो हम सप्लाई कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन के, और ये हमारे पास वो कॉस्ट है जिस कॉस्ट से हमने ट्रांसपोर्ट की है। बाकी कंपनीज़ खाली टेंडर भरा है इन्होंने, इनको मिला नहीं है। अब इसको मिलना चाहिए था कि नहीं चाहिए था एज़ पर ऑप्टिमल सॉल्यूशन, तो वो चीज़ हमारा डिसाइड करेगा आगे का प्रोसेस। तो ये है हमारा यूवी मेथड का काम। तो चलिए हम आगे चलते हैं इसमें।
40 यूनिट्स हमें सप्लाई करनी थी, यहाँ से 60। हमारे पास नंबर ऑफ़ सप्लाई यूनिट्स कितनी है 150, और नंबर ऑफ़ डिमांड यूनिट कितनी है वो भी 150 है। इन सब को आप जोड़ के देखिए, 20 + 30 + 50 + 50, 150 की डिमांड है, 40 + 60 + 50 इतने की सप्लाई है। तो 150 की सप्लाई, 150 की डिमांड, तो कुल मिला के हमारी बैलेंस इक्वेशन है, सॉरी बैलेंस प्रॉब्लम है। तो ऐसे में अब हमें देखना है कि m + n - 1 जो नंबर ऑफ़ एलोकेशन सेल के इक्वल है कि नहीं, ये हमें डिजनरेसी प्रॉब्लम है कि नहीं है वो चीज़ बताएगी। अगर ये इक्वल नहीं आते हैं, m और n क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर ये इक्वल नहीं आते हैं तो हमारी प्रॉब्लम रहेगी डिजनरेसी की, और अगर ये इक्वल आ जाते हैं तो हमारी प्रॉब्लम है नॉन डिजनरेसी की। और अगर डिजनरेसी की प्रॉब्लम आती है तो हमें यहाँ पर इसमें एक जो है अपनी तरफ से अगर नहीं भी चाहिए तो भी सप्लाई को मतलब हमारे पास जैसे सप्लाई ख़त्म हो चुकी है, डिमांड भी बैलेंस है, लेकिन जो नंबर ऑफ़ एलोकेशन सेल हैं वो हमारे पास कम पड़ते हैं, तो हम लेट सपोज के लिए उसको एक मिनिमम वैल्यू सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक छोटी यूनिट सप्लाई करने के लिए दे दी 20 को, तो वो नंबर ऑफ़ एलोकेशंस बढ़ जाएंगी। तो नंबर ऑफ़ एलोकेशन सेल क्या है, जिस भी कोस्ट को यहाँ पर यूनिट्स मिली है सप्लाई करने के लिए, ठीक है, तो उसको हमें एक एलोकेटेड सेल बोल लेंगे। बाकी को 0 सेल बोल सकते हैं, या मतलब उनको आप कोई भी इसका एक नाम होता है, शायद नील सेल भी बोलते हैं इसको। तो खैर अभी मेरे को इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन वो आपको खैर कहीं पे काम भी नहीं आएगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि जिसको भी कोस्ट मिली है, जिसको भी सप्लाई यूनिट्स मिली हैं जिस कोस्ट को, तो उसको एक को हम क्या बोलने वाले हैं, सेल। तो ये हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ़ एलोकेशन सेल्स कितनी है, 1 2 3 4 5 और ये 6, हमारे पास कितनी है 6। तो यहाँ पर हमारे पास बैलेंस है, सॉरी डिजनरेसी है कि प्रॉब्लम नहीं है, इस चीज़ को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। m क्या है, m नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, n क्या है नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी रिप्रेजेंटेशन है। तो हमारे पास m की वैल्यू कितनी है 4 और n कितने हैं 3। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि 4 + 3 7 - 1, यहाँ पर अगर इक्वल है तो नॉन डिजनरेसी, और नॉन इक्वल है तो डिजनरेसी की प्रॉब्लम। अभी यहाँ पर हमें यूवी मेथड जो है, तो इसमें हमें यूवी फाइंड आउट करने होते हैं। तो ये हमारा सेकंड स्टेप रहेगा। जैसे आपने डिजनरेसी और नॉन डिजनरेसी की प्रॉब्लम देख ली है, तो ये हमारी जो है यूवी फर्दर निकालने की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। नॉन डिजनरेसी में हम इजीली निकाल लेते हैं, और डिजनरेसी में हमें थोड़ा सा वो जो वैल्यू है उसका ध्यान रखना पड़ता है कि हमने किसको एलोकेशन देनी है, किसको नहीं देनी है। तो यहाँ पर हमें यूवी कैसे फाइंड आउट करना है, तो यूवी आपको जस्ट बैलेंसिंग करनी है दोनों में। तो ऐसे में आपको कैसे करना है, क्या प्रोसेस रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप इस फॉर्मूला को जो है याद कर लीजिए। Pij रिप्रेजेंट्स पर्टिकुलर नंबर ऑफ सेल। जैसे आपने मैट्रिक्स में पढ़ा होगा, I और J किसी की पोजीशन को डिनोट करते हैं कि x से वो कितनी दूर है और y से कितना दूर है। सबसे पहले I रिप्रेजेंट करता है रो को और J करता है कॉलम को। तो P रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे पेनल्टीज़ को। पेनल्टीज़ हमेशा जो है, अगर आपके हक में आंसर आ रहा है, मतलब जैसा आप चाहते हैं वैसा आंसर आपको मिल रहा है, तो पेनल्टी नहीं लगेगी। और अगर पेनल्टी आ रही है, इसका मतलब आप उसमें सॉल्यूशन में और ज़्यादा सुधार कर सकते हैं। तो यहाँ पर
आपको ध्यान रखना है पी पेनल्टी, और पी से आप ये भी याद रख सकते हैं कि पॉजिटिव जो वैल्यू अगर पेनल्टी की आती हैं तो आपको सुधार करने की आवश्यकता है। अगर पॉजिटिव नहीं आती है, जीरो को यहाँ पे नल ही रखना है, जीरो में भी सुधार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जीरो या जीरो से नीचे जो नेगेटिव संख्या आती हैं उसमें आप उसको पेनल्टी कंसिडर नहीं करेंगे कि वो आप उसमें और सुधार नहीं कर सकते। ठीक है, तो पी से यहाँ पे पेनल्टी और जो भी वैल्यूज़ हैं आपको थोड़ा सा आगे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यू का यहाँ पर मीनिंग है जो हमने यहाँ पर सपोज किया है कि अगर यहाँ पर यू भी हमें यहाँ पर देना होता है, तो यू अगर हम यहाँ पर देते हैं 0, ये हमने सपोज करनी है u1 की वैल्यू। हमेशा फर्स्ट वैल्यू हम सपोज करेंगे। आप यहाँ पर कुछ और भी सपोज कर सकते हैं, लेकिन अच्छा रहता है अगर 1 मतलब फर्स्ट को 0 सपोज कर ले तो हमारे पास यहाँ से जो ये वैल्यू है ये v1 की वैल्यू इजीली आ जाती है। कैसे आती है? जो ये कॉस्ट होती है ये हमें यहाँ पर बैलेंस करनी होती है। सप्लाई एंड डिमांड में हमें नंबर ऑफ़ यूनिट्स को बैलेंस करना था, और यूवी मेथड में हमें कॉस्ट को बैलेंस करके रखना होता है। तो अगर मैं फर्स्ट कॉस्ट को u1 को 0 मानता हूँ तो v1 हमारी 4 आएगी। ऐसे ही अभी हमने ये एक कंसीडर कर लिया है, तो इसके बाद क्योंकि यहाँ पर u1 0 ही रहेगा तो ये हमारा 6 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का जो सम है यहाँ पे 4 + 0 ये जो है इस कोस्ट के इक्वल आना चाहिए। मैं अगर इसको C से रिप्रेजेंट करता हूँ, CIJ जो भी आप कहना चाहें, तो CIJ ये जो कोस्ट है IJ की, ये इन दोनों का सम होनी चाहिए U + V। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसका देखता हूँ तो ये 0 + 6 और 6 के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर सेम मेथड लगाना है। इसे नेक्स्ट जो नॉन एलोकेटेड सेल हैं आपको वहाँ पर इस चीज़ का कोई एप्लीकेशन नहीं दिखाना है, तो आप नेक्स्ट रो पे आ सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसका और इसका कोई लिंक नहीं है क्योंकि ये तिरछे हैं। तो आप यहाँ पर ये चीज़ ना देखते हुए आप पहले इसमें नीचे वाली रो को जो इससे लिंक करती हैं उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7, और यहाँ पर अभी हमने कोई एलोकेशन अगर नहीं दी है तो वो हमारे पास एलोकेशन है 6 की। तो अगर हमारे पास यहाँ से एलोकेशन 6 की है और यहाँ पर 7 है तो बचता है 1। तो हमने इसको 1 एलोकेशन दे दी। जब हमने इसको 1 दे दी है तो अभी यहाँ से ये लिंक करता है, यानी कि एक लूप के थ्रू हमें चलना रहता है। तो ये अगर ये 1 है और यहाँ पर 8 कोस्ट है तो यहाँ पर भी 4 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 7। ठीक है, तो क्योंकि इन दोनों का सम जो है u और v का वो हमारा इस कोस्ट के इक्वल होगा। तो जब हमारे पास ये आ गया है तो अब हम इसका भी निकाल सकते हैं। ये 7 है, ये 7 है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? 0। ठीक है, और अगर ये 0 है तो अभी आप ये चीज़ निकाल सकते हैं। अगर ये 0 है और ये 6 है तो ये कितना होगा? आपको 6 होगा। ठीक है, तो ये प्लस माइनस क्या है ये मैं आपको अभी बताऊंगा अगली स्लाइड यूज़ करते हुए, या आप इसमें भी देख सकते हैं। जब आप एक बार आप ये फॉर्मूला लगाते हैं, फिर आपको u भी फाइंड आउट करने थे, वो सब आपने कर लिए। u1 u2 u3 और v1 v2 v3 v4 आपने ये जो वैल्यूज़ है फाइंड आउट कर लिए हैं। उसके बाद आपको ये फॉर्मूला लगाना है, और क्योंकि आपके पास u की वैल्यू है, v की वैल्यू है और कोस्ट की वैल्यू है, तो ये आपकी कहाँ पर लगेगी? अगर आपने यहाँ पर लगाई तो आप देख सकते हैं u + v - v 0 आएगा। तो यहाँ पर आपको नहीं लगानी है, आपको ये लगानी है जो नॉन एलोकेटेड सेल्स हैं, यानी कि जैसे ये हो गई। मैं इसको अलग कलर से दिखा देता हूँ। तो जैसे आपकी ये वैल्यूज़ होगी
ये होगी, ये आपकी क्या है, नॉन एलोकेटेड सेल्स हैं। 3 4 5 6, तो आपकी टोटल कितनी थी, 12 थी आपकी, उसमें से 6 जो है एलोकेटेड थी, 6 अनएलोकेटेड थी। तो आपने ये जो फॉर्मूला लगाना है ये अनएलोकेटेड सेल्स के ऊपर लगाना है। तो यू भी तो आपके पास है वैल्यूज़, और सी की वैल्यूज़ आपको ये चूज़ करनी है। आई जे आप रख सकते हैं, जैसे इसके लिए मैं बोलूँ तो आई की वैल्यू क्या है 1 और जे की वैल्यू क्या है 3, तो ये क्या है 1 3, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या है 3rd और 3rd 3 3, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला लगाना है, और यहाँ पर जो भी वैल्यू पी की ये फॉर्मूला लगाने के बाद पॉजिटिव आती है, उस पॉजिटिव सेल का लोकेशन आपको जो है ध्यान रखना है। आई जे उसके लिए क्या आया, यानी कि वहाँ पर आपने कौन सी कॉस्ट रखी थी। तो मैं आपको बता देता हूँ अभी थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड में जाने से पहले, ताकि हमें बैक ना आना पड़े। तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 3 के लिए पॉजिटिव। तो 3 3 के लिए पॉजिटिव आएगी तो वो आपकी ये कॉस्ट होगी, जिसमें आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी पेनल्टी की। बाकी सभी में आपको पेनल्टी जो है नेगेटिव या 0 मिलने वाली है। तो जैसे ही आपको यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, आप इस सेल पे वापस बैक आएंगे और इसको एलोकेशन देंगे। तो यहाँ पर एलोकेशन कैसे देनी है आपको, आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं 50 10 40। आपको यहाँ पर एक लूप कंसीडर करना है, और जिसमें सिंबल देने हैं अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस माइनस। तो जैसे ही आपने यहाँ पे प्लस दिया, जहाँ से स्टार्ट करना है जो सेल आपके पास आई है उसमें आपको प्लस देना है। जैसे आपने प्लस दिया, फिर नेक्स्ट पे माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। तो ऐसा करने पे आपको ये थीटा वैल्यू फाइंड आउट करनी है। थीटा की कैसे करेंगे, आपको यहाँ पर देखना है कि नेगेटिव साइन किस किस के ऊपर है, यानी कि हमें माइनस किस में से करना है। तो माइनस के लिए 50 है और 40 है नंबर ऑफ यूनिट्स। तो 50 और 40 अगर हमारे पास माइनस करने के लिए है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिनिमम 40 है। अगर हम यहाँ पे से 40 माइनस करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन हम यहाँ से अगर 50 माइनस कर देंगे तो -10 यूनिट, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, -10 की सप्लाई आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर 40 की हमें सप्लाई देनी है। तो 40 की सप्लाई देने के लिए 40 इसमें से माइनस किया जा सकता है, लेकिन 50 नहीं कर सकते। तो 40 हमें बैलेंस करने के लिए इन सब में से जहाँ पे माइनस करना है 40, वो अगले में ऐड कर देंगे, फिर अगले में से माइनस कर देंगे, अगले में ऐड कर देंगे, ताकि हमारी प्रॉब्लम जो है बैलेंस रहे। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो थीटा की वैल्यू आएगी 40। कैसे फाइंड आउट करनी है, जहाँ पर नेगेटिव सिंबल है उसमें से छोटी वैल्यू उठा लेनी है। तो 50 और 40 में से छोटा क्या है 40, तो 40 वैल्यू आपको थीटा की वैल्यू बतानी है। तो ये 40 जो है यहाँ पर क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, 40 यूनिट्स को हमें सप्लाई करना रहेगा। इसमें से ये जो है हमारा 0 हो जाएगा जैसे ही हम इसमें से -40 करेंगे। इसमें +40 करते ही ये 50 हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा ये जो है 50 में से 40 माइनस करते ही ये हमारा 10 बचेगा। तो ये हमारी कुछ न्यू जो सप्लाई आई है वो वैल्यूज़ ये रहेंगी 40 0 50 एंड 10। ठीक है, तो आप एक बार इसे नेक्स्ट स्लाइड में देख लीजिए कि हमने ये जो है इसी सेल के साथ ये जो लूप क्यों बनाया है। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ साथ में, अगर ये प्रॉब्लम डीजेनरेसी की होती, यहाँ पर अगर ये चीज़ जो है नॉन इक्वल आती, तो आपका ये लूप नहीं बन पाता। और ये लूप नहीं बन पाता तो ऐसे में आप मान लीजिए अगर यहाँ पर 7 10 होता ही नहीं, ये चीज़ यहाँ पर नहीं होती, तो आपका लूप कैसे बन सकता था। तो ये आपका लूप नहीं बनता, तो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, एक एलोकेशन अपनी तरफ से देनी पड़ेगी। तो एक एलोकेशन आप कहीं पर भी दे दीजिए, वो आपका लूप पूरा बनाएगी। अगर आप यहाँ पर दे देते हैं तो भी बैक साइड में जाके बना देती। ठीक है, तो आपको ऐसे जो है अपना लूप जो है कंसिडर करना।
को और सी क्या करता है, अनएलोकेटेड सेल की जो कोस्ट है, कोस्ट वैल्यूज़, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यू भी हमने निकाल लिया था लास्ट वीडियो में, लास्ट स्लाइड में। और पेनल्टीज़ क्या हैं, ये आप कह सकते हैं कि ये पेनल्टीज़ आएंगी, ये जितनी भी हैं ये सब पेनल्टीज़ हैं। ये क्या हैं, पेनल्टीज़, ये पेनल्टीज़ हैं। और ये पेनल्टी जो हमारी वैल्यू आई है, ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि u की वैल्यू हमने ऐड करनी है और v की वैल्यू ऐड करनी है, और उसमें से क्या माइनस करना है, जो अनएलोकेटेड सेल है। तो हमारे पास 6 एलोकेटेड सेल थी, 1 2 3 4 5 6, तो ये हमें माइनस करनी है ये कोस्ट। तो जहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आती है, इसका ये मतलब होता है कि आपका जो है यहाँ पर और आंसर सुधर नहीं सकता, आपकी इतनी कोस्ट आएगी। जहाँ पर लेकिन वैल्यू पॉजिटिव आती है, वहाँ पर चांस बनता है कि आप अपने सॉल्यूशन को और बेटर कर सकते हैं, अपनी कोस्ट में बचत और बढ़ा सकते हैं। तो यही है मेन जो ख़ास बात यूवी मेथड की। आप यहाँ पर अगर ये प्लस वैल्यू आती है पेनल्टी की, तो आप जो है अपने सॉल्यूशन को वो सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट बिना किए कि कितने नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस बनते हैं, इसमें से मिनिमम कौन सा है, वो सब ना करते हुए आप सीधा ये u और v की वैल्यू फाइंड आउट करके अनएलोकेटेड सेल की कोस्ट माइनस के जो भी पेनल्टी पॉजिटिव में देता है, अगर वो पेनल्टी पॉजिटिव में आपको मिल जाती है, तो वहाँ पर आप केवल उस सेल में जाकर सुधार करिए। आपको कैसे सुधार करना है वो मैंने आपको बता दिया है। आपको थीटा फाइंड आउट करना है। आपको यहाँ पर जा कर के जो है थीटा फाइंड आउट करना है। तो ये था आपका, अभी थोड़ा सा फिट नहीं हो रहा है। तो ये था आपका कि आपको ये जो है ये थीटा फाइंड आउट करना था ये, ठीक है। तो जैसे ही आपने ये थीटा फाइंड आउट कर लिया है, उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो है उसमें से प्लस माइनस करके और अनएलोकेटेड सेल को वो थीटा वैल्यू नंबर ऑफ़ सप्लाई देनी है। और उसके बाद आपको जस्ट कुछ नहीं करना, वो जो आपका जो सॉल्यूशन है वो आपको लिखना रहेगा 4 × 20, जो भी नंबर ऑफ़ जो कोस्ट है और नंबर ऑफ़ सप्लाई आपने जिसको जितनी एलोकेट की हैं, उन सबको मल्टीप्लाई करके आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा 920। अब आपको ये फिर से चेक करना है कि ये जो है सॉल्यूशन हमारा ऑप्टिमल है कि नहीं है। उसके लिए आपको फिर से पेनल्टीज निकालनी पड़ेंगी। ये फिर से यहाँ पे पी आएगा, तो ये पेनल्टी है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, ये सारी पी हैं पेनल्टीज़। तो पेनल्टी में हम आप अभी देख सकते हैं कि जो पेनल्टी हैं सारी की सारी नेगेटिव या जीरो आई हैं। इसका मतलब हमारा जो है 920 जो आंसर आया था वो एकदम सही था। अभी हमें इसमें और सुधार करने की आवश्यकता नहीं है। तो आई होप कि आपको वीडियो आपको समझ आया तो ज़रूर मिलेगी इस लेक्चर को अगर आप पेशेंसफुली देखते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और बाकी आप इसमें क्या सुधार हो सकता है, कैसे सुधार हो सकता है, आप ये सब कमेंट करके बता सकते हैं 524 पर। मैं ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम स्टेपिंग स्टोन मेथड करेंगे। धन्यवाद।